Assalamu alaikum. Good morning to all UPSC aspirants. जी मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। मोहसिन सर आईएएस क्लासेस एक ऑनलाइन कोचिंग एंड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। ये हमारे ऑफिशियल नंबर से आप यूपीएससी मेंटरशिप एंड कोचिंग क्लासेस के लिए हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने खुद यूपीएससी के 5 मेंस दिए। 5 मेंस में मैंने खुद अपीयर किया और यूपीएससी इंटरव्यू भी दिया, और उसके साथ साथ कई सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मैंने मेंटरशिप एंड कोचिंग दी। और मेरा यूपीएससी एग्जाम्स एक्सपीरियंस 13 इयर्स का है। तो आपको यहाँ पर बेहतरीन पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। आज इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस 2026 जीएस पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट थीम्स यूपीएससी पूछता है, रिपीट करता है। देन एक बार हम इस पेपर की डिमांड को समझ गए, देन वी कैन गो फॉर प्रिपरेशन, देन आंसर राइटिंग, देन हाई स्कोरिंग स्ट्रेटेजी। सो इस सब के लिए आपको जरूरी है मेंटरशिप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जीएस पेपर 2 डिस्कस करने से पहले इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो आप में से जो भी फ्रेशर है या पहले सिलेबस को आप देखें तो यू कैन रिलेट दैट क्वेश्चन पेपर केयरफुली सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सिलेबस अपलोड कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मेंस GS2 पेपर और उसका सिलेबस है। इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है? पहला थीम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस। ये आधा से ज्यादा सिलेबस यही है। इसके अलावा सोशल जस्टिस एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट थीम्स है सिलेबस के। अब सिलेबस को यूनिट वाइज देखिए आप, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। Indian Constitution, important features, important amendments and basic structure, significant provisions. Second unit है Union and States, functions, responsibilities, issues pertaining to federal structure. Then इसके बाद है devolution of powers up to local level. Then separation of powers. Then comparison of Indian Constitution with that of other countries. Then legislature वाला टॉपिक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देयर फंक्शनिंग, देयर इश्यूज। देन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है, देयर फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। देन प्रेशर ग्रुप एंड देयर रोल इन पॉलिटी। देन RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, salient features. Then constitutional bodies, power functions of constitutional bodies. Then quasi judicial bodies. यहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस वाले टॉपिक हो गए। अब देखिए सोशल जस्टिस वाले, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज इन देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, development process and development industry, role of NGOs and self-help groups, welfare schemes for vulnerable sections and performance of these schemes, and constituent bodies for protection of vulnerable sections and laws for वल्नरेबल सेक्शन। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वल्नरेबल पॉपुलेशन में, इस बार डायरेक्टली ट्रांसजेंडर के ऊपर सवाल आया। जो ट्रांसजेंडर लॉ है उसके एनालिसिस के बारे में सवाल पूछा गया। देन आगे सिलेबस में है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट,
issues relating to health, education, human resource. यहां पर भी सवाल है, एजुकेशन पे डायरेक्ट सवाल पूछा गया. देन इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, इस बार भी पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन पर डायरेक्ट सवाल पूछा गया. देन एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये टॉपिक्स पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया. ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर. देन सिलेबस है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया. इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, ग्रुपिंग, रीजनल ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग. सो रीजनल ग्रुपिंग, ब्रिक्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया. देन सिलेबस लास्ट पॉइंट पे चल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं सिलेबस आखिरी पॉइंट्स पे आ गया है. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. So effect of policies and politics. यहां पर आपको बेल्ट एंड रोड वाला सवाल पूछा गया, ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इफेक्ट. देन इंडियन डायस्पोरा, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया. देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयर मैंडेट. ये हो गया पूरा GS2 का सिलेबस. अब आप यहां पर आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर को मैच करने की कोशिश कीजिए, किस यूनिट से क्या सवाल पूछा गया. पहला काम ये कीजिए आप, ठीक है. यहां पर GS2 पेपर जो कल कंडक्ट हुआ है, आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 से 20 एंड 1 से 10. 1 से 10 मार्कर होते हैं, 150 मार्क्स, सॉरी 10 मार्कर 150 वर्ड एंड 100 मार्क्स के लिए होते हैं. देन 11 से 20 250 वर्ड 150 मार्क्स के लिए. तो यहां पर आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 2 पेजेस के अंदर लिख देना होता है और मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स. देन क्वेश्चन नंबर 11 से 20 3 पेजेस में लिखना होता है, मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क्स. ठीक है. चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं. ये रहा क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन के थीम को समझिए. चलिए देखते हैं, एक एक कर क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया सिलेबस में, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21. कंटेक्स्ट क्या है, एग्जामाइन द इफेक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन 2026 टू द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019. सो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 पहले ही पास हो चुका था, उसमें रिसेंट में अमेंडमेंट्स लाए गए 2026 में, यानी करंट अफेयर वाला टॉपिक है. इस अमेंडमेंट्स के इफेक्ट हमें एग्जामाइन करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ आइडेंटिटी एंड ओवरऑल प्रोटेक्शन. तो ये करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन एंड लॉस फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन जो टॉपिक था, वहां से ये सवाल बनाया गया. देन सेकंड क्वेश्चन है वुमेन. वुमेन वाले टॉपिक पर कोट लिखा गया, कोट अनकोट. एंड इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज टू पार्लियामेंट. तो ये भी रिसेंट करंट अफेयर वाले टॉपिक्स हैं. सो वुमेन रिजर्वेशन जो टॉपिक्स है, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी से लेकर पार्लियामेंट में जो रिसेंटली बिल पास हुआ था, नारी शक्ति बिल, उसके बारे में भी आपको लिखना है. और बीच में आपको, क्योंकि ये टॉपिक इवोल्यूशन से रिलेटेड है,
तो मेंशन करना है 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो बहुत साल पेंडिंग रहा राज्यसभा में, उसका भी जिक्र करना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। वुमेन के ऊपर, वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर पूछा गया। देन इसके बाद क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एग्जामाइन कॉन्स्टिट्यूशनल whether constitutional office of Lok Sabha Speaker has become vulnerable to partisan politics under current anti-defection regime. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लोकसभा स्पीकर की ऑफिस यहां पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ में एज ए ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है वेदर एन एमपी डिफेक्टेड और नॉट, वहां पर बहुत ज्यादा न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। बाईपार्टीशन रोल स्पीकर प्ले कर रहा था टू प्रोटेक्ट द रूलिंग रिजिम। तो ये सारे टॉपिक्स पहले से भी न्यूज में थे, बहुत बार पूछा गया। सो व्हाट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर द न्यूट्रलिटी, ये पूछा गया। ठीक है, सो स्पीकर की न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक्सपेक्टेड टॉपिक था। देन इसके बाद टॉपिक्स है Is a right to vote a fundamental right? Question mark. Discuss position of election commission while undertaking revision of electoral rolls. Can it also examine question of citizenship of voters? तो ये पूरा recent current affair related जो debate चली थी regarding SIR and other topics, तो यहाँ पर सवाल डायरेक्टली उसी बैकग्राउंड में पूछा गया। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स भी क्वेश्चन है 2017 का। 2017 में ये हमें सवाल पूछा गया था, राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 326, इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। फिर यहाँ पर पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बताना है आपको रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो वो रिवाइज करते हुए क्या करता है, नेम इंसर्ट कर सकता, डिलीट कर सकता और रिसेंटली डाउटफुल वोटर बता सकता, वो सब करना है। फिर एग्जामाइन करना है क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ वोटर। ये करंट अफेयर में था, डिबेट में था, न्यूज़पेपर में था। देन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिगार्डिंग और एक सवाल है। तो ये दोनों टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उसके मैंडेट से रिलेटेड सवाल है। और ये सवाल भी नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। सवाल पूछा गया, डू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी possesses enforcement power to secure social equality, suggest measures to enhance their institutional effectiveness. So सवाल का दूसरा हिस्सा खुद बता रहा कि they lack enforcement powers, so that's why we need to suggest enhance measures to enhance their effectiveness. तो ये जितने भी बॉडीज होते हैं वो मेनली एडवाइजरी बॉडीज होते हैं, रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, इन्फोर्सिंग पावर्स लिमिटेड होते हैं उनके पास। देन इसके बाद क्वेश्चन है, डज इंडियाज ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी रिफ्लेक्ट एस्पिरेशंस फॉर socially grounded and equity based governance? Justify your answer. So India's tribal development policy reflect aspirations for socially grounded and equity based governance. तो हम यहाँ पर 5th शेड्यूल गवर्नेंस, 6th शेड्यूल गवर्नेंस से लेकर जो पीसा एक्ट है उसका भी डिस्कस कर सकते, और फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका जिक्र करते हुए जस्टिफाई करना है, और आपको जो वे फॉरवर्ड लिखना है लिखिए यहाँ पर भी। तो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज है वहां से ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन
So malnutrition is not merely a public health concern, it is also a challenge of social equity, challenge of human development. So malnutrition के ऊपर हमेशा रिपोर्ट्स आते रहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक आते रहता है, malnutrition के बारे में बताया जाता है. ये आपको स्टैटिक पोर्शन है, बस रिपोर्ट का यूज करो और टॉपिक को जस्टिफाई कर दो, डिस्कस करना है. एक्सपेक्टेड थीम था ये पॉवर्टी हंगर वाले टॉपिक से. देन इसके बाद क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, डायरेक्ट टॉपिक क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विसेज जो सिलेबस में है आपको एनालाइज करना है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ generalist structure of Indian civil services in contemporary governance. तो ये expected theme था और डायरेक्ट टॉपिक है, जो एडवांटेजेस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं सिविल सर्विसेज का आपको लिखना है. देन इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर मिलाकर ये सवाल है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA, gap between India's Sagar and Quad's Indo-Pacific strategy. So make a critical assessment of the statement focusing on the IPMDA. तो ये IR करंट अफेयर्स वाला टॉपिक था. इंडो पैसिफिक रीजन पर आपको यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस गवर्नेंस वाले टॉपिक्स को लिखना है. देन अनदर IR वाला टॉपिक है ग्रुपिंग से रिलेटेड. ब्रिक्स के ऊपर डायरेक्ट सवाल आया क्योंकि इस साल इंडिया चेयर है, इंडिया इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स, तो सवाल तो आना ही था ब्रिक्स के ऊपर. सो आपको बताना है रोल ऑफ ब्रिक्स इन प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव टू अदर ग्रुप्स. एक्सपेक्टेड थीम था. नाउ सम मोर क्वेश्चंस. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो गया, यानी 15 मार्क करके क्वेश्चन शुरू होंगे. अब कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं सिलेबस में देखिए, गवर्नर वाले टॉपिक से पूछा गया सवाल. सो डिस्कस करना है आपको पोजीशन ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज पावर व्हाइल गिविंग असेंट टू ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. Is he bound by aid and advice of his council of ministers in all his functions? तो सवाल के 3 हिस्से हैं, आपको पहले तो डिस्कस करना है पोजीशन ऑफ द गवर्नर. तो गवर्नर एक्ट एज ए ड्यूअल पर्सनालिटी, एक हेड ऑफ द स्टेट एंड एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. फिर उसके बाद आपको उसका पावर बताना है रिगार्डिंग एसेंट ऑफ द बिल, जो अंडर आर्टिकल 200 में है कि वो बिल पर असेंट दे सकता, रिजेक्ट कर सकता एंड वो प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व करके रख सकता, वो बताना है. देन इज ही बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल हिज फंक्शंस? नो, क्योंकि आर्टिकल 163 यहाँ पर गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा मेंशन करना है. ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमेशा न्यूज में होते हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे, वहां से सवाल पूछे गए. ठीक है, नेक्स्ट. सो गवर्नर के बाद जुडिशरी से सवाल है, व्हाट इज मीन्ड बाय जुडिशियल लेजिस्लेशन. देखिए नए नए टॉपिक्स में सवाल आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में ज्यादातर होते हैं ये टॉपिक. सो व्हाट इज judicial legislation? In this context, discuss verdicts of Supreme Court allowing passive euthanasia and living will. ठीक है, ये आपको बताना है. ये ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स होते हैं. देन जुडिशियल लेजिस्लेशन के बाद इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन. How far has Indian federal framework been successful in accommodating regional and cultural diversities?
हाउ फार हैज बीन सक्सेसफुल। देन हाईलाइट करना है आपको रोल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एंड सजेस्ट करना है आपको मेजर टू मेक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मोर इफेक्टिव। सो सेंटर एंड स्टेट एज वेल एज स्टेट वर्सेस स्टेट, यूनियन वर्सेस स्टेट्स एंड स्टेट वर्सेस स्टेट्स, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको टैकल करने के लिए आपको मैकेनिज्म बताना है। एंड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म ये भी हम पढ़े, जो शुरू होता है आर्टिकल 371 ए बी सी से जे तक, ये टॉपिक्स भी पता है। देन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ examine how separation of powers is practiced in India compared to rigid presidential model of USA. So separation of power का कंपैरिजन करना है इंडियन कंटेक्स्ट एंड यूएसए में। यूएसए में रिजिड होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्टर्स के बारे में। इंडिया में कैसा होता है, एक तरफ फ्यूजन होता है, वो सब बताना है। देन क्वेश्चन का और एक हिस्सा है, इन दिस कंटेक्स्ट कंपेयर करना है आपको इंडियन पीएम विद दैट ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। तो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस था वहां से सवाल पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर। टू व्हाट एक्सटेंट डू प्रेशर ग्रुप्स, social movements and corporate lobbies deepen pluralistic democracy in India by representing excluded interest? So excluded interest को डेमोक्रेसी में प्रेजेंट करते हैं सोशल ग्रुप्स such as pressure group and social movements and corporate lobbies। तो आपको इसका जायजा लेना है, एनालाइज करना है। एंड क्वेश्चन का सेकंड हाफ है, एनालाइज वेदर द ग्रोइंग convergence of corporate wealth and political power poses a threat to country's autonomy of formal democratic institution। तो ये बहुत ही एनालिटिकल टॉपिक है, अच्छे से इसका आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा गया देखिए, गवर्नेंस वाले टॉपिक से डायरेक्टली पूछा गया है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाले टॉपिक पे सिलेबस में मेंशन है। So transparency and accountability in governance are not about controlling corruption, but about creating trust of stakeholders in policy process by following rule of law and participatory governance। कमेंट करना है, ठीक है। Then can constitutional mandate of right-based welfare be effectively realized in the context of non-integrated governance? Minimal public investment examined। Then last few questions, एक क्वेश्चन डायरेक्टली एजुकेशन पे है, should education be treated primarily as welfare obligation of state or as strategic investment for building globally competitive knowledge driven nation? Critically evaluate। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिसेंट में एजुकेशन सिस्टम को लेकर, रिफॉर्म को लेकर जो सवाल उठ रहा था उसी के ऊपर क्वेश्चन है, should education be treated primarily as welfare obligation of the state? जैसा कि अंडर आर्टिकल 21A स्टेट इज ऑब्लिग टू प्रोवाइड फ्री एंड फेयर एजुकेशन अप टू 8th क्लास एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर उसके बाद और सवाल है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नेशन। सो जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसका भी जिक्र करना है और बहुत कुछ आपको लिखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायस्पोरा के ऊपर पूछा गया, डायरेक्ट टॉपिक।
India's global diaspora act as living bridge, as a critical economic factor and knowledge network. So diaspora के यहाँ पर characteristics बताया गया, living bridge, economic factor and knowledge network in transforming cultural heritage into geopolitical influence and strategic leverage worldwide. Critically examine this statement. And final last question है Belt and Road Initiative, China का. So China's BRI has transformed South Asia from a regional space into a theater of great power competition. So analyze strategic implication of BRI for India's security and regional influence in South Asia. So Belt and Road Initiative का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, ये इंडिया के POK से गुजरता है, दैट वायलेट्स इंडिया सॉवरेनिटी एंड इज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी. उसके बारे में इंडिया ने पहले भी बयान किया है. ये बहुत टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक भी है. 2004 मेंस, 2014 मेंस में भी पूछा गया और कई एग्जाम्स में पूछा गया है सवाल. तो यहाँ पर पेपर 2 का डिस्कशन खत्म हुआ. सो मेनली GS पेपर 2 एनालिसिस करने के बाद समझ में आ रहा कि एक चीज होती है सिलेबस, इसको अच्छे से समझना, कवर करना. दूसरा होता है रिपीटेड थीम्स, इस पर ज्यादा फोकस रखना. तीसरा होता है करंट अफेयर इश्यूज जो न्यूज में है, इस पर फोकस रखना. बस ये 3 चीजों को कर लीजिए, आपका पेपर तैयार. ठीक है. सो सिलेबस, रिपीटेड थीम्स, फोकस एरियाज, करंट अफेयर्स एंड इश्यूज इन न्यूज, फिनिश. इसके साथ साथ स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? आंसर राइटिंग करना चाहिए, रिपीटेडली मेंटरशिप लेना चाहिए. तो यहां पर आपको फायदा होगा. तो यहां पर आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है. फर्दर आप लोग मोहसिन सर आईएएस क्लासेस पर कांटेक्ट कीजिए. ठीक है. सो रिगार्डिंग आपकी मेंटरशिप एंड कोचिंग क्लासेस के लिए मोहसिन सर आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप एडमिशन लीजिए. ठीक है. रिमेनिंग मेंस के पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल में हम, ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम उर्दू ऑप्शनल पढ़ाते हैं JKPSC एंड UPSC के लिए. तो आप वो भी हमारे लेक्चर्स देखिए. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.